हेलो बच्चे लोग, तो 11th क्लास के लिए दोबारा मैं आ गया हूँ। ये वीडियो नंबर 2 है। इंट्रोडक्शन जो अकाउंटिंग का है उसका पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग के बारे में। पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री के बारे में जाना कि अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है। अब उस हिस्ट्री के बेसिस पर क्या डेफिनेशन निकलता है उसको पढ़ेंगे और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या और क्या यूजेस हैं, कौन कौन से यूजर्स हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर यानी पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग आज से अकाउंटिंग का ले लेंगे, फिनिश कर लेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि भैया डेफिनेशन क्या है। हमने डेफिनेशन लिया, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। क्या क्या बातें ले ली मैंने। ये बात कहाँ से आई? ये बात आई है बच्चों 1970 में द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA ने एम्फेसाइज किया था फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, और वो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए इकोनॉमिक एंटिटीज़ के बारे में। उसने आपको 1970 में द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA ने अकाउंटिंग के फंक्शन के बारे में बताया कि अकाउंटिंग का फंक्शन क्या होना चाहिए। तो ऐसे सारे इंफॉर्मेशन जो क्वांटिटेटिव नेचर के हैं, और किसके इंफॉर्मेशन, तो इकोनॉमिक एंटिटीज़ के यानी बिजनेस हाउसेस के। इकोनॉमिक एंटिटीज़ का मतलब बिजनेस हाउसेस। ठीक, उसके जो भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव कैसा हो, तो फाइनेंशियल नेचर का हो, उसको दिखाने का, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो मेथड है या जो विधा है, जो विधि है, उसको हम कहेंगे अकाउंटिंग। ठीक है, तो ऐसा उसने मतलब किस पर एम्फेसाइज किया, ज़्यादा जोड़ किस पे डाला कि भाई जो अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल नेचर के, किसी भी इकोनॉमिक एंटिटी के फाइनेंशियल नेचर के जो भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा। क्यों करेगा? ताकि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, मैनेजमेंट है, वो इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकें। इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकें यानी किसी प्रोडक्ट को एक्सपैंड करना है, मार्केट को एक्सपैंड करना है, प्रोडक्ट को हटा देना है या जोड़ना है, या नए आउटलेट्स खोलने हैं, ये सब डिसीजंस जो होते हैं वो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं। उसके बाद हम बात आगे बढ़ेंगे और करेंगे कि इस बेसिस पे तमाम जितनी कहानियाँ हमने पढ़ी उन सब के बेसिस पे अगर मैं अकाउंटिंग का डेफिनेशन दूं तो क्या दूंगा कि ये एक प्रोसेस होना चाहिए। अकाउंटिंग क्या होना चाहिए? प्रोसेस होना चाहिए, जिसमें आप क्या करते हो, जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसको आइडेंटिफाई करना, उस इकोनॉमिक इवेंट को मेजर करना, इसको रिकॉर्ड करना और कम्युनिकेट करना, यानी बताना किसको, इंटरेस्टेड यूजर्स को, यानी कि वो यूजर्स जो इस ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इंफॉर्मेशंस, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस के जो यूजर्स हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं, उसको कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो व्हाट इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू whom, टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन। तो अगर हम आगे बढ़ें और कहें कि ये नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, एग्जैक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, तो हमको कुछ चीज़ों को समझना होगा। क्या समझना होगा? तो ये जो डेफिनेशन में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, कम्युनिकेट, किसको? इकोनॉमिक इवेंट को। तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंटरेस्टेड यूजर्स के बारे में। ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए, मान लो पहला पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट मैंने ये सारा जो है ये दूसरा पॉइंट ले लिया, और ये ले लिया मैंने तीसरा पॉइंट, और ये चौथा पॉइंट मैंने ले लिया। तो इन 4 पॉइंट्स के बारे में हम लोग समझेंगे आगे के एपिसोड में। एपिसोड कहते हैं आगे जो है
उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझे इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है। तो देखो दोस्त, इकोनॉमिक इवेंट का क्या मतलब है मित्रों। देखो इकोनॉमिक इवेंट्स, ये हो गया इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट का क्या मतलब है? इकोनॉमिक इवेंट का मतलब हैपनिंग ऑफ consequence to a business organization which consists of transactions and which are measurable in monetary terms। सिंपल, क्या है इकोनॉमिक इवेंट? ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है ना। जब कोई ट्रांजेक्शन्स होता है तो उसके फलस्वरूप जो घटना होती है जिसको मॉनेटरी टर्म में हम मीजर कर सकते हैं उसको हम इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। क्या कहा मैंने? कोई भी ट्रांजेक्शन होती है ना, उस ट्रांजेक्शन को, उस ट्रांजेक्शन्स, कोई भी जो ट्रांजेक्शन्स होती है उस ट्रांजेक्शन्स के फलस्वरूप on the basis of that transaction whatever is happening and that happening is to be measured in terms of money, उसको ही हम इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। यानी अगर मनी के टर्म में मेजर, चाहे कितनी भी घटनाएं हो लेकिन मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हो ना, तो इसका मतलब है कि भैया वो तुम्हारा इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। तो नेसेसरली मनी के टर्म में मेजर कर सको उन सारी घटनाओं को जो ट्रांजेक्शन्स की वजह से होती हैं, बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसकी वजह से होती हैं, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक इवेंट। अब समझने के लिए मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ टू अंडरस्टैंड। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बंधु, बात ध्यान से समझना। जैसे मान लो मशीनरी परचेज किया, इसको इंस्टॉल किया, रेडी किया, ठीक है। समझने के लिए मशीनरी को परचेज करना, इसको इंस्टॉल करना, रेडी करना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार करना, इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व हैं। जैसे बाइंग ऑफ मशीन, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन, साइट प्रिपरेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन एंड ट्रायल रन्स, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। जब आप कोई मशीन खरीदते हो, इसको इंस्टॉल करते हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेडी करते हो, इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व हैं, यानी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व हैं। क्या क्या है? जैसे एक मशीन को खरीदना, पैसे देकर के खरीदते हो ना, उठा करके ट्रांसपोर्टेशन जो होता है मशीन वहाँ से तुम्हारे साइट तक आता है, साइट को प्रिपेयर करना जहाँ पर मशीन को इंस्टॉल करोगे, जहाँ लगाओगे मशीन को, और इसके ट्रायल रन पे या इंस्टॉलेशन पे जो कुछ भी खर्चा होता है सारे फाइनेंशियल नेचर के हैं। सब के सब में मॉनेटरी टर्म में इसको मेजर किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने आगे बोला कि अकाउंटिंग आइडेंटिफाइज बंच ऑफ ट्रांजेक्शंस विच रिलेट्स टू इकोनॉमिक इवेंट। अगर एक इवेंट एक आउटसाइडर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच हो तो उसको एक्सटर्नल इवेंट बोलेंगे। ये भी बात समझना है यहाँ पर कि ये इकोनॉमिक इवेंट दो तरीके से हो सकते हैं, एक हो सकता है एक्सटर्नल इवेंट और दूसरा हो सकता है इंटरनल इवेंट। तो सर एक्सटर्नल क्या हो जाएगा कि अगर कोई इवेंट जो आउटसाइडर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इवेंट बोलेंगे। अब एक्सटर्नल इवेंट को समझने के लिए भी मैंने कुछ बातें यहाँ पर कही, जैसे सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू द कस्टमर। भाई कस्टमर क्या है? एक्सटर्नल है, उसको तुमने कोई सामान बेच दिया है ना, तो हो गया वो कस्टमर। रेंडरिंग सर्विस टू द कस्टमर बाय एबीसी लिमिटेड, किसी कंपनी ने किसी कस्टमर को सर्विस दिया। जैसे मैं तुमको कोचिंग देता हूँ तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है? तुम क्या हो मेरे लिए? आउटसाइडर हो, इनसाइडर नहीं हो, आउटसाइडर हो। तो एक्सटर्नल इसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, अब ये तमाम चीज़ें जो कि मैं बाहर से खरीदता हूँ तो उसको ये भी एक्सटर्नल होगा। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड, अच्छा जिस जगह को किराए पे दुकान चल रही है या फैक्ट्री चल रही है तो उसके रेंट को जो तुम पे करते हो वो भी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। इसी तरीके से मैंने कहा कि इंटरनल इवेंट, जो इंटरनल इवेंट है ना दोस्त, इंटरनल इवेंट, ठीक है, जो इंटरनल इवेंट है ये एक इकोनॉमिक इवेंट है जो बिटवीन द इंटरनल विंग्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होता हो, है ना। इसको समझने के लिए क्या करेंगे? जैसे तुम्हारा जो रॉ मटेरियल है या कंपोनेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को अगर सप्लाई करते हो तो ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है। पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को वेजेस पे करते हो, ये मामला इंटरनल है। एम्प्लॉइज बाहर का व्यक्ति नहीं है, वो अंदर का व्यक्ति है, तो ये इंटरनल हो गया। तो पहली बात जो थी इकोनॉमिक इवेंट दो टाइप से होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में हो गया जो बाहर के व्यक्तियों को पैसे देते हैं लेते हैं, उसको हमने कहा एक्सटर्नल। इंटरनल में हमने ले लिया कि जो इंटरनली होता है, यानी अगर रॉ मटेरियल या कंपोनेंट, ये भी इकोनॉमिक इवेंट है। यानी हम, अच्छा ये बात तुमको सोचने वाली है कि सर हम स्टोर्स डिपार्टमेंट से रॉ मटेरियल अगर फैक्ट्री को या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को देंगे तो यहाँ तो कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं है,
है इन्वॉल्व। वो लेन देन नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही कि इतने पैसे का माल दिया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वाला भी रिकॉर्ड करके रखेगा कितने पैसे का माल हमको स्टोर से आया, समझ रहे हो, इतनी क्वांटिटी आई, इतना वॉल्यूम आया, ये रिकॉर्ड करेगा। पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉय। अब दूसरा जो था मेरा वो था आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। यानी जो तुमने अकाउंटिंग के जो अभी पीछे हम चले जाते हैं और फिर तुमको रिकैप करने के लिए बता देते हैं कि देखो तुमने क्या किया था, प्रोसेस किया था। जो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ये चारों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग को समझने के लिए हमने इसके एस्पेक्ट्स, जो डेफिनेशन के एस्पेक्ट थे, जो प्रोसेसेस थे, उन प्रोसेसेस को समझना था। तो पहला समझ गए हम लोग, दूसरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या करोगे, तो पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। तो कोई भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है या मॉनेटरी नेचर का है, इसको पहले समझना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है, फिर उसको मेजर करना है कि कितनी वैल्यू है, फिर उसको रिकॉर्ड कर लेना है, यानी किताब में जो अकाउंटिंग बुक है उसमें उसको रिकॉर्ड कर लेना है, और फिर उसके बाद संबंधित व्यक्ति को उसे कम्युनिकेट कर देना है, उसको बता देना है कि भाई इतने का हुआ। चलिए, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब डिटरमिनिंग व्हाट ट्रांजैक्शंस टू रिकॉर्ड, है ना, कि किसको रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब हो गया वैसी एक्टिविटीज, आप इसको क्या करेंगे, फाइनेंशियल कैरेक्टर के बेसिस पे जज करेंगे कि हाँ ये रिकॉर्ड करने वाला है कि नहीं, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस और कोई भी इकोनॉमिक इवेंट देयरफॉर आर इवैल्यूएटेड फॉर डिसाइडिंग वेदर इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई भी ट्रांजैक्शंस हो, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट्स हो, उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या होगा कि भैया ये फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, मनी इसमें इन्वॉल्व हो। समझने के लिए यहां पर देखिए, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसीज, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल, दिस ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि इसको मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई कंपनी सेल करती है, परचेज करती है, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, लेकिन इसको मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है, इसलिए इसको रिकॉर्ड करेंगे। समझ गए। अब दूसरी बात क्या हो गई, मेजरमेंट, ठीक है। अब मेजरमेंट को देखेंगे, मेजरमेंट को देखिए। मेजरमेंट का मतलब क्वांटिफिकेशन इंक्लूडिंग एस्टिमेट्स, चाहे आप एक्चुअल हो चाहे एस्टिमेट्स हो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट, जैसे रुपीज हो, पैसे हो, डॉलर हो, जो भी करेंसी हो उस करेंसी में इसको मेजर करना। अगर कोई इवेंट क्वांटिफाइड ना हो पाए मॉनेटरी टर्म में, तो इसको फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, याद रखना है। मॉनेटरी टर्म बार बार कह रहा हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट आइटम जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चेंजेस इन पर्सनल, इस सबको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते क्योंकि बंधु इसका कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं होता, इसको मॉनेटरी टर्म में हम नहीं लिख सकते। उसके बाद क्या करोगे, अगला एस्पेक्ट क्या होता है, रिकॉर्ड करने का। तो तुम रिकॉर्ड करो इसको। रिकॉर्डिंग में क्या है कि अगर कोई इकोनॉमिक इवेंट आइडेंटिफाई हो जाए और मेजर हो जाए, फाइनेंशियल नेचर में मेजरमेंट इसकी हो जाए, तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं मॉनेटरी टर्म में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दोस्त, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 1 अप्रैल है ना का ट्रांजैक्शन है, 2 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है, 3 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है, ये सारे करके हम लोग इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब एक निश्चित दिन के ऑर्डर में ऐसे करके करेंगे। यानी मिक्स नहीं कर देंगे, 1 कर दिया फिर 5 कर दिया फिर 3 फिर 4, ऐसे नहीं करेंगे यार। बुली बिसरी कहानी नहीं होगी, जो होगा सो फैक्ट होगा। याद रख करके, याद मतलब ये इसलिए कि क्योंकि किसी भी डेट में क्या ट्रांजैक्शन हुए उसका रिकॉर्ड हमारे पास में रहेगा। इस तारीख को तुमसे इतना माल लिया, इस तारीख को तुमने इतना खरीदा, है ना, पूछेगा ना भाई कितना खरीदा, किस तारीख को खरीदा, कहाँ से आया, तो सारा क्रोनोलॉजिकली यानी ऑर्डर में डेट वाइज रहेगा। तो रिकॉर्डिंग कैसे हो कि नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज समराइज्ड एज पर वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस एंड इज मेड अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब कभी जरूरत हो अवेलेबल हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, कम्युनिकेशन भी एक आइटम था आपका, डेफिनेशन में कम्युनिकेशन भी था।
तो कम्युनिकेशन का मतलब जब आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है ना, तो अब इसको कम्युनिकेटेड इन अ सर्टेन फॉर्म टू मैनेजमेंट एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो मैनेजमेंट को भी आपने कम्युनिकेट कर दिया, इंटरनल यूजर्स को भी कर दिया, एक्सटर्नल यूजर्स को भी कर दिया। उस तरीके से करेंगे जो कि एक सेट पैटर्न है, जिसके लिए स्टैंडर्ड स्टैब्लिश्ड है उस तरीके से। तो रेगुलरली कम्युनिकेट करना है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के थ्रू। कोई भी जो कम्युनिकेशन होती है वो रेगुलर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। इस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन होती है, दे आर यूजफुल टू अ वैरायटी ऑफ यूजर्स, जिसका बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस करने में इंटरेस्ट होता है, एंड द पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज, प्लानिंग, कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटीज, सब कुछ डिसीजंस वगैरह लेने में जिनका इंटरेस्ट होता है उन लोगों को ये रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो अच्छे से डिजाइन होना चाहिए, ताकि इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए ताकि राइट इंफॉर्मेशन राइट व्यक्ति तक पहुंच जाए, ठीक। और रिपोर्ट्स मित्रों, रिपोर्ट्स डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, यूजर की नीड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कोई भी अकाउंटेंट कितना एफिशिएंट है, कितना एबल है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन का। नहीं तो कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, अबरप्ट हो जाता है, सही बात पहुंच नहीं पाती, ठीक है ना। अगर सही तरीके से देखो, जब तुम आंसर शीट लिखते हो ना अपनी, तो तुम आंसर शीट लिखते हो तो ये कम्युनिकेट करते हो किसको, तुम एग्जामिनर को कम्युनिकेट करते हो। और अगर आंसर शीट में सही तरीके से लिखावट नहीं होगी या कैलकुलेशंस गलत होंगे तो क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी एफिशिएंसी, तुम्हारी एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क हो गया ना। लेकिन अगर वही साफ सुथरा रहेगा, या तुमने अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया, सिलसिलेवार तरीके से लिखा, तो तुम्हारा जो एग्जामिनर है वो खुश हो जाएगा, ठीक है, फिर तुमको अच्छे नंबर देगा। उसके बाद बात हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम बात करें वो हम बिजनेस इंटरप्राइजेस के, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करें, जहां पर प्रॉफिट है ना, या ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे एनजीओ होते हैं ना, एनजीओ का प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं होता, उसका मोटिव समाज की सेवा करना होता है, ठीक है। तो चाहे साइज ऑफ एक्टिविटीज क्या हो, लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस हो, उन सब पर डिपेंड करता है तुम्हारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है। क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, क्या पार्टनरशिप है, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल, कुछ भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कुछ भी। फिर बात करेंगे हम इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की। तो इंफॉर्मेशन के यूजर्स की बात करेंगे तो सर मैं पहले ही बता चुका हूं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इसके नाम याद रखोगे, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आते हैं, क्योंकि इस पर तुमको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्कर, ठीक है, तो याद रखना। तो इंटरनल यूजर की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, लाइन सुपरवाइजर, ये सारे इंटरनल यूजर हो गए। एक्सटर्नल यूजर में प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिवेंचर होल्डर्स, टैक्स अथॉरिटीज, रेगुलेटरी एजेंसीज, लेबर वगैरह वगैरह, ढेर सारी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं तुम्हारे। तो जो प्राइमरी फंक्शन है अकाउंटिंग का, ये क्या है, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, सो इट इज अ मीन्स टू एन एंड। ध्यान से समझना है, ये जो अकाउंटिंग है ना, इट इज अ मीन्स टू एन, इसी के जरिए हम अंत तक पहुंचते हैं। हमारा अंत क्या है भाई, प्रॉफिट क्या हुआ या लॉस क्या हुआ, हमारी अंत में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो दैट इज हेल्प बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसलिए हमने बोला कि इट इज अ मीन्स टू एन एंड, ये फ्रेज याद रखना, इट इज अ मीन्स टू एन एंड। तो ये जो प्राइमरी फंक्शन है अकाउंटिंग का, ये यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इट इज अ मीन्स टू एन एंड, यानी ये रास्ता है जिसके जरिए हम एंड तक पहुंचते हैं। एंड तक मतलब ये पता करते हैं कि भाई प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, साल के अंत में क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। अब सवाल उठता है कि यार ये क्यों, ये जो यूजर्स हैं इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए ही क्यों, व्हाई दे वांट, क्यों चाहिए इनको। तो ओनर शेयर होल्डर को क्यों चाहिए, डायरेक्टर मैनेजर को क्यों चाहिए, क्रेडिटर को क्यों चाहिए, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको क्यों चाहिए।
और ये MCQ में आता है, आपके मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा, ठीक है। तो ओनर शेयर होल्डर को क्यों चाहिए, और यह मैचिंग में आ सकता है, इफ दे आर गेटिंग अ सेटिस्फैक्टरी रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ देयर कंपनी और बिजनेस। तो ओनर और शेयर होल्डर को ये देखना है कि भैया उनको रिटर्न अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। डायरेक्टर्स मैनेजर्स को ये जो ना यूज देम फॉर मेकिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपैरिजंस इन अटेम्प्ट टू इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल कंपैरिजन करने के लिए, यानी मान लो इंटरनल कंपैरिजन का मतलब होता है कि इसी कंपनी का पिछले साल का क्या परफॉर्मेंस था, उस डेटा को इस साल के डेटा के साथ कंपेयर करना और ये एस्टैब्लिश करना कि पिछले साल के मुकाबले इस साल वेयर डू वी स्टैंड, ये एस्टैब्लिश करना। इसके लिए डायरेक्टर्स मैनेजर्स को चाहिए, कंपनी के स्ट्रेंथ वीकनेस को पता करने के लिए, है ना, कि जो भी मनी इन्वेस्ट किया गया कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या रिटर्न पैदा कर रही है, क्या रिटर्न दे रहा है वो, इसके बारे में भी जानने की उनकी इच्छा होती है या जानने की ज़रूरत होती है। दूसरा हम लोग क्रेडिटर्स की बात करेंगे, लेंडर्स की बात करेंगे। तो जब लेंडर्स की बात करेंगे तो वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो लोन दिया वो लोन का इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोन रीपे होगा कि नहीं होगा, यार उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लिक्विडिटी के बारे में, यानी कि ये जो कंपनी जिसको हम लोन दे रहे हैं वो मेरे को पैसे वापस कर सकती है कि नहीं कर सकती, इतनी इसकी कमाई है कि नहीं है, दैट इज व्हाट कॉल्ड लिक्विडिटी, विच इज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी। देखो मैंने लिक्विडिटी का भी डेफिनेशन यहाँ डाल दिया। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, यानी जो बाद में कभी आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको चाहिए होता है कि इन्वेस्ट करें या नहीं करें इस ऑर्गेनाइजेशन में। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी एजेंसीज को, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, कस्टम डिपार्टमेंट को, IRDO को, RBI, टैक्सेस के लिए, वैट के लिए इन लोगों को, इनकम टैक्स वालों को, कस्टम एक्साइज ड्यूटीज वालों को होता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रेडिटर, लेंडर। तो जो लीगल ऑब्लिगेशंस है ना, जो कंपनी एक्ट के द्वारा लीगल ऑब्लिगेशन है या सेबी, इन सब के लिए इनको आवश्यकता होती है आपके इंफॉर्मेशन की। अगर मैं बात करूं कि अकाउंटिंग कैसा है एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कैसे कैसे इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, तो इसको हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अकाउंटिंग से ही आपको कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चल जाएगा, इसके इन्स एंड आउट्स के बारे में, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में पता चल जाएगा। तो अकाउंटिंग इज अ डेफिनेट प्रोसेस ऑफ इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज दैट बिगिंस विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी अकाउंटिंग के प्रोसेसेस में स्टेप है वो इंफॉर्मेशन, जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एन एंड इटसेल्फ। जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नहीं है, अभी तो उसका इस्तेमाल करेंगे यार, जो मैनेजमेंट है वो इस्तेमाल करेगी तो वहां एंड होगा। मीन्स टू फैसिलिटेट द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग डिफरेंट यूजर ग्रुप्स, सो सच इंफॉर्मेशन इनेबल्स द इंटरेस्टेड पार्टीज टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। सिंपल। सो डिसेमिनेशन का मतलब इंफॉर्मेशन को शेयर करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड डिसेमिनेशन। ये एसेंशियल फंक्शन होता है अकाउंटिंग का। टू बी यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड इंश्योर, क्या क्या इंश्योर करना चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल है कि नहीं है, इसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहली, इकोनॉमिक डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो, सर्व द यूजर्स हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, provide information useful for predicting and evaluating amount, timing and uncertainty of potential cash flows। यानी इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से आपको ये भी पता चल सकता है कि फ्यूचर में क्या कैश फ्लोज होंगे, है ना, फ्यूचर में क्या कैश फ्लोज होंगे, कितने आएंगे, क्या टाइमिंग होगा, ये सब बातें पता चल जाएंगी इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। मैनेजमेंट की एबिलिटी, जजिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्स इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी। अच्छा, मैनेजमेंट की एबिलिटी का यहाँ पर बात हो रहा है तो मैं आपको ऐसे समझा दूँ कि अगर बिजनेस में कैपिटल लगाया गया तो वो कैपिटल का इस्तेमाल कौन कर रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये डिसीजंस कौन लेता है, मैनेजमेंट लेती है। तो मैनेजमेंट जिस हिसाब से डिसीजन लेती है और उसके बाद जो उसका आउटकम होता है वो कितना हेल्दी है या वो अनहेल्दी है, इससे पता चलेगा कि मैनेजमेंट एफिशिएंट है या नहीं है। बेकार की मैनेजमेंट है, खाली घाटा हो रहा है, पता नहीं पैसे कहाँ डालना है यार, सारा घाटा है, कैसे चलाता है व्यापार को पता नहीं, या वाओ क्या फ़ायदा हो गया, मज़ा आ गया यार, हाँ हमारी कंपनी बढ़िया कमा रही है। तो दैट इज़ व्हाट यू कैन बी एबल टू फाइंड दिस थिंग।
नाउ प्रोवाइड फैक्चुअल इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन बाय डिस्क्लोजिंग अंडरलाइंग assumptions, interpretation whatever, provide information on activities affecting the society। छोटी सी चीज यहां पर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बात समझिए कि हमारा जो इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर जो है ये हमारे, इनके इतने डाइवर्जेंट नीड्स हैं, इतने अलग अलग नीड्स हैं, ठीक है ना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, कि हमको क्या करना पड़ा, तो अकाउंटिंग के कुछ अलग डिसिप्लिन्स यानी कि अकाउंटिंग के ही कुछ हिस्से करने पड़े हमको। यानी एक अकाउंटिंग हो गया और उस अकाउंटिंग के हमको सब पार्ट्स करने पड़े, यानी पार्ट्स करने पड़े, काइंड्स करने पड़े, टाइप्स करने पड़े, सब डिवाइड करना पड़ा, सब डिसिप्लिन्स बनाने पड़े, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग डिसिप्लिन के अंदर ही हमने अलग अलग डिसिप्लिन्स भी, अलग अलग छोटे छोटे डिसिप्लिन्स भी बना दिए, क्योंकि बड़ा ही डाइवर्जेंट नीड्स हैं, डाइवर्जेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, इसलिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, भिन्न भिन्न तरीके के रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमने क्या किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग बना दिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बना दिया, ठीक है। अब इस सब के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, बेटा बहुत ही ध्यान से सबको पढ़ना है और याद रखना है, ये नहीं समझना सर तो ऐसे ही थ्योरी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अरे बुद्धू, ये बेसिक्स हैं, इसको जानना जरूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अकाउंटिंग को ओवरऑल समझने के लिए भी ये जरूरी है बच्चों। ओके, लेट्स कंटिन्यू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या तात्पर्य है, इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है। जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो सारा प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस या फाइनेंशियल साउंडनेस का पता लगाया जा सके। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ये एक्चुअली पास्ट, इट रिलेट्स टू पास्ट, यानी पिछले साल, जैसे मान लो जो बीत गया है ना, उसके बारे में बात करता है, जो हो गया उसके बारे में बात करता है, यानी एक्चुअल की बात करता है। आज वो क्या है उसकी बात नहीं करता, जो हो गया है उसकी बात करता है ये। तो मॉनेटरी नेचर में होगा, प्राइमरीली कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल स्टेक होल्डर्स। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या काम है दोस्त, इससे कोई भी, जैसे मान लो कोई भी चीज़ तुम बना, तुम मान लो पानी की बोतल बनाओ, पानी का बोतल है तुम्हारा, तुम पानी का बोतल बेचते हो, तो उस पानी के बोतल का कॉस्ट क्या पड़ा, एक बोतल का, है ना, उसका कॉस्ट क्या पड़ा तुम्हारे लिए। तो देखो तुम कॉस्ट कैसे पता करोगे, मैंने कहा एक वाटर बॉटल है तुम्हारे पास, एक वाटर बॉटल है, इस वाटर बॉटल का क्या होता है, कैप होती है, इसका पूरा बॉडी होता है, इसमें फिर वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। इन सब के अलग अलग प्राइस होंगे। मान ले कैप का 50 पैसा हुआ, 50 पैसे का कैप पड़ा बनाने के बाद, बॉडी तुम्हारी मान लो 5 रुपए की बनी, वाटर इसमें मान ले 5 रुपए का हुआ, तो तुम्हारी कॉस्ट कितनी हो गई, 10 रुपये 50 पैसे। अच्छा, इसको तो कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट करता है तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो गया। अब ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट मान लो 1.5 रुपये पर बॉटल पड़ा, तो बॉटल की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई मित्रों, 12 रुपये का बोतल हो गया। तो ऐसे करके ये टोटल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट के बाद ही तुमको पता चलेगा यार मैं बेचूं कितने पे, ताकि मेरे को प्रॉफिट, मुनाफा मेरे को कितना हो। तो मान लो तुम्हारा मुनाफा, तुम चाहते हो कि मैं 12 रुपये का मुनाफा रखूं, तो तुम कितने में बेचोगे, 24 रुपये में बेचोगे, है ना। 12 रुपये का मुनाफा, इस मुनाफे में कई सारे हिस्से होते हैं। एनीवेज, तो इस तरीके से इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट। अब कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी हेल्प होता है। अगर मान लो कैप 50 पैसे का है, क्योंकि 50 पैसे का कैप है यार, ये तो 5 पैसे का होना चाहिए, 10 पैसे का होना चाहिए, तो हम ढूंढने लग जाते हैं। अच्छा मान लो अगर सारे 10 रुपये या 12 रुपये का तुम्हारा टोटल कॉस्ट पड़ता है, लेकिन तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर है वो 24 रुपये में ना बेच के वो 18 रुपये में बेच रहा है, तुमसे 6 रुपये कम पे। तुम कितना भी गाना गाओ मेरी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, लेकिन भैया पानी की क्वालिटी सेम है, कोई अंतर नहीं है। वो 6 रुपये कहीं बचा रहा है, कहाँ बचा रहा है, इन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं बचा रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा यार ये तो फिर मेरा कहीं ज़्यादा कीमत तो नहीं लग रहा, तो तुम फिर इस कॉस्ट को ढूंढने लगोगे कि कैसे इस कॉस्ट को कम किया जाए, ताकि प्रॉफिट मार्जिन मेरा वही रहे लेकिन मैं बेचूं कम दाम पे। प्रॉफिट तो कॉस्ट कम होगा तो तुम उसी
तुम उतने ही प्रॉफिट मार्जिन पे बेचोगे तो सेल्स की जो प्राइस होएगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो तुम मार्केट में क्या रहोगे, कॉम्पिटिटिव रहोगे। इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। तीसरी चीज होगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग मित्रों। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद द प्रोविजन ऑफ नेसेसरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प करे, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस ऑपरेशंस। और भैया समझो, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है उसके लिए डेटा कहीं अलग से नहीं आता, कॉस्ट का और फाइनेंस का जो डेटा होता है उसी को ये उठाते हैं, उसी को मैनेजमेंट जो अकाउंटेंट होते हैं वो उसको इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, जो मैनेजमेंट है या जो मैनेजर्स हैं, बिजनेस मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल पे जो मैनेजर्स हैं, उन सबको वो भाषा समझ में आ जाए। क्योंकि रॉ अकाउंटिंग हो सकता है कि टॉप मैनेजमेंट को नहीं समझ में आए, क्योंकि उसमें कोई सीए नहीं है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कोई अकाउंटेंसी की फील्ड से नहीं है, लेकिन अगर उसकी भाषा में उसे बताई जाए तो एक अलग लैंग्वेज होती है जिसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, जिसमें क्या क्या चीजें होती है। देखो, सेल्स फोरकास्ट, ये फ्यूचर से रिलेटेड चीजों के बारे में ये निर्णय लेते हैं, ये लोग निर्णय लेते हैं, ठीक है ना। प्राइसिंग डिसीजन लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस लेते हैं, तो इन सब के लिए इनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। और जैसे मैंने बोला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ड्रॉज द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मेनली फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। बिसाइड्स इट जनरेट्स अदर इंफॉर्मेशन, चाहे क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो, फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो, जो फ्यूचर एंड इज रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हैं ये देखो भैया। सेल्स फोरकास्ट, हाँ सेल्स फोरकास्ट के बारे में बात करेगा कि फ्यूचर में कितने सेल्स हो सकते हैं। तो जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमको मिले उस बेसिस पे हम कर सकते हैं कि अब हमारे आने वाले टाइम में हमारा सेल्स जो है इतना बढ़ जाएगा, कैश फ्लो क्या होगा, कितना पैसा आएगा कितना जाएगा, परचेज रिक्वायरमेंट क्या होगी, मैन पावर नीड्स क्या होगी, सारे निर्णय मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू ही लिए जा सकते हैं मैनेजर्स। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए डेटा कहां से आया, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आया। तो तुमको यहां पर क्या सीखना है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या डिसीजंस लेंगे, ये सारे डिसीजंस लेंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कोई भी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, हम तो बात कर रहे हैं कि क्वांटिटेटिव होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन इसके कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, इसके कुछ क्वालिटेटिव फीचर्स भी हैं। क्या क्या हैं तो देखो, मैंने ये देख रहे हो ना, क्या डिजाइनर बना यार, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी, ये चार क्या हैं, RRUC। क्या क्या है, RRUC, ठीक है, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी। ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव फीचर्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। तो रिलायबिलिटी का मतलब यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, कि क्या इंफॉर्मेशन कन्वे किया जा रहा है ट्रांजैक्शंस के बारे में, इवेंट्स के बारे में, ठीक है ना। रिलायबल इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, बायस, यानी कि बायस मतलब अकाउंटेंट के ऑन स्वीट विल के आधार पर नहीं, रूल्स बेस्ड होने चाहिए, है ना, फेथफुली प्रेजेंटेड होने चाहिए। रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए क्या होना चाहिए, तो क्रेडिबल मैनर में डिस्क्लोज होना हो, वेरीफाइबल हो, इंडिपेंडेंट पार्टीज के द्वारा हो, क्या हो, क्रेडिबल हो, विश्वसनीय हो, इसको वेरीफाई किया जा सके। जैसे मान लो तुमने शूज खरीदे, ठीक है, वुडलैंड में जाके शूज खरीदे, शूज खरीद के तुम घर आ गए, तुमको क्या लेना देना है, लेकिन वुडलैंड वाले ने तुमको एक कैश मेमो दिया है, इसका मतलब एक जो तुमको दिया वो उसके पास भी है। कल को अगर अकाउंट ऑडिट हुई या उसका स्टॉक ऑडिट हुआ तो उसमें पता चल जाएगा कि इस डेट पर इतने पैसे का जूता बेचा गया। वो कैसे पता चलेगा, उसने तो टोटल सेल्स दिखाई, लेकिन वो जो तुमको रिसिप्ट दिया ना, उसकी एक कॉपी उसके पास में है, तो वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ यार ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं वेरीफाइबल हो। और ये कौन करे, तो इंडिपेंडेंट पार्टीज करे, जिसको हम कहते हैं ऑडिटर। क्या बोलते हैं इसको दोस्त, ऑडिटर। यानी ऑडिटर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तुमको CA बनना पड़ेगा, समझ गए। चलो, रेलिवेंस, रेलिवेंट हो, आलतू फालतू की चीजें नहीं हो, ठीक है ना।
और रेलिवेंस का मतलब होता है कि इट मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ यूजर्स बाय हेल्पिंग देम फ्रॉम प्रेडिक्शन अबाउट द आउटकम ऑफ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इवेंट्स, कन्फर्मिंग और करेक्टिंग देयर पास्ट इवैल्यूएशंस। तो रेलिवेंट का मतलब ये होता है ना, इन टाइम अवेलेबल हो जाए, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल हो, समझने के लायक हो, यार ऐसा नहीं इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं हो कि समझ में नहीं आता, क्या लिख दिया समझ में नहीं, पेपर कैसे लिख दिया पता ही नहीं चल रहा, या अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है ना, उसी सेंस में जैसे कि ये प्रिपेयर किया गया हुआ हो और कन्वे किया गया हुआ हो, ठीक। तो कभी गुड कम्युनिकेशन है, बैड कम्युनिकेशन है। गुड कम्युनिकेशन का मतलब जो तुमने लिखा वो इसी सेंस में दूसरा उसको समझ गया, दैट इज गुड कम्युनिकेशन। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी पढ़ाई की बातों को जिस सेंस में तुमको कह रहा हूँ, तुम अगर वैसे ही उसको समझ रहे हो तो गुड कम्युनिकेशन है, नहीं तो क्या है, बैड कम्युनिकेशन है। यार मेरी बात अगर तुम तक समझ में नहीं आ रही, मतलब सही से मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। सो कंपेरेबल हो, यानी कि आप कंपेयर कर सकें, यानी आप इसी ऑर्गेनाइजेशन के पास्ट का डेटा और प्रेजेंट के डेटा को कंपेयर कर सकें, या इस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के साथ आप कंपेयर कर सकें, दैट इज व्हाट कॉल्ड कंपेरेबिलिटी। तो कंपेरेबल होने के लिए अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मस्ट बिलोंग टू अ कॉमन पीरियड एंड यूज कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग। तो अब कंपेयर करते हैं, राम को श्याम से कंपेयर करते हैं, राम 12वीं में पढ़ता है, श्याम 11वीं में पढ़ता है, कैसे कंपेयर करेंगे यार। उसके अकाउंट्स में 20 आते हैं, इसके अकाउंट्स में, मतलब मान लो 50 नंबर का पेपर हो, राम 11th में है, श्याम 12th में है, राम को 50 में से 30 आते हैं और श्याम को 50 में से 40 आते हैं। हम क्या कहेंगे श्याम अकाउंट्स में इंटेलिजेंट है। भाई रुको, 11वीं और 12वीं की बात हो रही है, तो 12वीं को 12वीं वाले से कंपेयर करोगे, ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तुम बोलोगे ना, ठीक है। तुम जा रहे हो बॉक्सिंग करने, एक का नंगा हाथ है, एक के हाथ में बॉक्सिंग किट है, बताओ भाई ये लड़ाई करवाओगे? तुम नहीं करवाओगे ना, क्योंकि बराबरी का मामला नहीं हुआ, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो कंपैरिजन होने के लिए कुछ होना चाहिए। चलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव मतलब स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है। तो अकाउंटिंग क्या करती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करती है, ठीक। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ये समझिए, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू या इनकम ओवर एक्सपेंसेस। मान लीजिए टोटल रेवेन्यू गिवन पीरियड का 6 लाख है, एक्सपेंस 540 है, माने प्रॉफिट 60,000 है। इसी का अगर उल्टा हो जाए तो लॉस हो गया। फाइनेंशियल पोजीशन को बताना है ना, यानी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना। फाइनेंशियल पोजीशन का कैसे पता चलेगा? यहां पर मैंने लिखा अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्स ओन्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एसेट्स एंड क्लेम्स अगेंस्ट सच रिसोर्स दैट इज लायबिलिटी। याद रख लेना भाई कि प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्स, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी रिसोर्स का मालिक है तो उसको एसेट बोलेंगे, और अगर उस एसेट के ऊपर, उस रिसोर्स के ऊपर कोई क्लेम हो, कोई बाहर वाले का क्लेम हो, वो कहे कि भाई मेरे को चाहिए, तुमने मेरा लिया हुआ है, तुमने एक मशीन खरीदी है 2 लाख रुपए की उधार में खरीदी है, तो उधारी वाला का क्या है, उस मशीन के ऊपर क्लेम है, तो वो क्या है, तुम्हारी लायबिलिटी है। ओके चलो अच्छी बात है। इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट या इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपने यूजर को प्रोवाइड करता है, अभी अभी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ग्रेट। अब रोल ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे भाई कि अकाउंटिंग का रोल क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो। सेंचुरीज हिस्ट्री स्टोरी में बता चुका हूं मैं, अकाउंटिंग का रोल चेंज होता गया है समय के बदलते डेवलपमेंट, सोसाइटी के डिमांड वगैरह से अकाउंटिंग की चीजें बदलती रही हैं। It describes and analyzes the mass of data of an enterprise through measurement, classification, summarization, reduces those data into reports and statements, which shows the financial condition and results of operations of that enterprise. So इसको हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। मेरा मेन मुद्दा यही था तुमको समझाने का कि अकाउंटिंग जो होता है वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होता है मित्रों, ठीक। So it also performs the service activity of by providing quantitative financial information system जो कलेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटरप्राइज टू वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। ये सब तुम्हारे लिए अब समझना आसान है क्योंकि इस सब के बारे में मैंने फंडामेंटल तैयार कर दिया हुआ है। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू पास्ट and is quantitative in financial in nature. It does not provide qualitative and non financial information. बिल्कुल सही बात है, ये भी पहले बता चुका हूं मैं कि यार ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है ना
ये थोड़ा सा इसको मैं तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द पास्ट ट्रांजेक्शंस एंड क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग करता। ये कुछ लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग के, मस्ट बी केप्ट इन व्यू व्हाइल मेकिंग यूज ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी यहां पर तुम क्या कर सकते हो, लिमिटेशंस भी समझ सकते हो कि यार इसके लिमिटेशन क्या होते हैं। कहते हैं इट रिलेट्स टू पास्ट ट्रांजेक्शंस, सो इट कुड बी रेलिवेंट, कुड नॉट बी रेलिवेंट फॉर टुडे। दूसरा कह सकते हो इट प्रोवाइड्स ओनली क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, इट डजंट प्रोवाइड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। दो लिमिटेशन लिख दिए बस, इतने इन्फॉर्मेशन लिमिटेशंस तुमको याद रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस का जवाब तुमको देना है ना। ये हम बाद में देखेंगे, इन क्वेश्चंस को देख लो ध्यान से। ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का जवाब तुम मुझे दोगे और जवाब देकर के मुझे भेजोगे। अगर मान लो मैं क्वेश्चंस का जवाब सवाल भी करने लगूंगा तो चलो इस लास्ट वाले का कम से कम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, देख लो भाई। बॉट फर्नीचर 10,000 फॉर बिजनेस, ये इकोनॉमिक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेड सैलरी बिजनेस है। पेड सन्स फीस ये नॉन बिजनेस है, सॉरी इसको काटा नहीं, इसको ये नॉन बिजनेस है, ठीक है ना। पर्सनल बैंक अकाउंट से अगर दिया तो ये नॉन बिजनेस है, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ये बिजनेस से दिया लेकिन सन की फीस ही दी तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया भाई साहब, क्योंकि ये ड्राइंग्स हो जाएगा। 2,000 रुपये तुमने बिजनेस से निकाले, दैट विल बी योर ड्राइंग्स, ऐसे बोलते हैं। दीप्ति वांट्स टू बाय अ बिल्डिंग फॉर हर बिजनेस टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेलिवेंट डेटा फॉर हिज डिसीजन। सो हिज नहीं, यहां पर हर होना चाहिए, माय मिस्टेक है ना। सो हर डिसीजन। सो सिमिलर बिजनेस अक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर 10 लाख। अच्छा, बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल्स ऑफ 2003, 1998, अगस्त 2005। मैं ऐसे समझता हूं कि यहां पर कुछ डेट्स को मैं बदलने की कोशिश करता हूं। बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल्स ऑफ, यहां पर लिखता हूं मैं 2022, इस पार्ट को बदल दो, यहां पर लिख दो बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल्स ऑफ 2022। तो उसके लिए क्या रेलिवेंट होगा, रेलिवेंट डेटा उसके डिसीजन के लिए क्या होगा, ये होगा उसके डिसीजन के रेलिवेंट डेटा कि बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल 2022 का पता कर लेगी तो पता चल जाएगा कि क्या बिजनेस, क्या क्या उस बिल्डिंग का दाम होना चाहिए, और फिर उस बेसिस पर वो प्राइस फिक्स अपना करेगी, वो अपना बार्गेन करेगी। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लास्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, समझ गए, कम्युनिकेशन। ओके, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्योंकि देखो अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है, देखो रिकॉर्डिंग, ध्यान से देखना है, फिर है क्लासिफाइंग, समराइजिंग, फिर है एनालाइजिंग, और फिर है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन को हम कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, समझ गए। इस इंटरप्रिटेशन को हम कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। समझ में आया बंधु? चलो, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। क्लियर है तो अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है। यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स क्या, कंपेरेबिलिटी। यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो, कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग हो, उससे क्या हो जाएगा, कंपेरेबल हो सकता है डेटा। तो आपको क्या जाता है, देखो भाई, थैंक यू वेरी मच, समझ गए। तो इसको पूरा अच्छे से देखिएगा। पहला पार्ट ऑलरेडी ये पब्लिश हो चुका है, दूसरा पार्ट पब्लिश हो जाएगा। तो अकाउंट जो इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग का, उसको 2 पार्ट में मैंने बांट दिया। एक मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया, और दूसरा मैंने उसके बाद फिर अकाउंटिंग कैसे आप पढ़ोगे उसके बारे में, अकाउंटिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताई। 2 पार्ट में, पहला पार्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट है थोड़े से, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय गाइज।